हेलो हाय नमस्ते। आपका स्वागत है प्रैक्टिस विद पीएम में। आज हम लोग बाबर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर बाबर भारत आया क्यों था और बाबर के भारत आने के पीछे कौन से ऐसे भारत के ही राजा थे जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया था, जिनकी वजह से भारत में बाबर का आना होता है और जिसके कारण भारत में आकर बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। 14 फरवरी 1483 का वो दिन जब फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर एक लड़के का जन्म होता है, जिसको वो बड़े ही प्यार से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम देते हैं। ये अपने पिता की तरफ से तैमूर वंशज था और माता की तरफ से मंगोल या चंगेज परंपरा से था। बाबर का बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करते हैं, लेकिन 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और 1494 ईस्वी में बाबर को फरगना के सिंहासन पर बैठना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हैं बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा और ये हैं उनकी माता और ये है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है, जब वो मात्र 11 वर्ष का होता है और उसे उसी वक्त फरगना का शासक बनना पड़ता है। 1494 ईस्वी में समरकंद को वो जीतने का प्रयास भी करता है। वो जैसे ही शासक बनता है, वो वैसे ही 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है। फिर वो 1497 में समरकंद पर दोबारा हमला करता है और वहां पर 100 दिन तक शासन भी करता है। इसके बाद ऐसे ही सब चला करता है और आता है समय 1501 ईस्वी का, जब सर-ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया जाता है। ये वो समय था जब सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर-ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था और उसे मध्य एशिया से भगा दिया था। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था और इसी युद्ध से बाबर जो है वो मध्य एशिया से भागकर आता है अफगान। इस युद्ध में सैबानी खान ने जो तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, पद्धति का प्रयोग भले ही बाबर के विरोध में किया गया था, लेकिन इस पद्धति को भी बाबर ने उसी वक्त सीख लिया था। अब समय आता है 1504 ईस्वी का। 1504 ईस्वी में बाबर आकर के काबुल पर विजय करता है और 1506 या 7 में बाबर अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर देता है और नई उपाधि धारण करता है, वो होती है पादशाह। इसके बाद बाबर जो है भारत आने की फिराक में होता है। तभी हमारे भारत की जो स्थिति होती है उसमें कुछ असमंजस पैदा हो जाता है। असमंजस की स्थिति ये होती है कि आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा होता है। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर देता है, क्योंकि 1524 में बाबर के चौथी बार भारत के अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध पैदा हो जाते हैं। उनके संबंध इतने कटु हो जाते हैं कि वो युद्ध की स्थिति में परिवर्तित होने वाले होते हैं। इसी बीच सुल्तान इब्राहिम लोधी दौलत खां को राजधानी आने का आदेश देता है, जिसका दौलत खां उल्लंघन कर देता है कि मुझे नहीं आना है, क्योंकि दौलत खां के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजता है कि वह सुल्तान इब्राहिम लोधी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर दे और उसके चाचा आलम को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाल दे। बाबर सोचता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। बाबर इस वजह से इसे स्वर्णिम अवसर मान रहा होता है क्योंकि उसे दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका होता है कि बाबर भारत आओ। यही वो हमारे राजा थे दिल्ली के, जिन्होंने बाबर को कहा था कि बाबर
भारत आओ और भारत में मुगल वंश की स्थापना करो, क्योंकि ये तो उसे मात्र एक सैनिक की तरीके सोच रहे थे कि वो आकर के इनकी मदद करेगा और दिल्ली में वो जिसको बैठालना चाहते हैं वो वहां पे उसको बैठाल देंगे, लेकिन नहीं जानते थे कि बाबर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथ में आए अवसर को जाने देगा। उधर उसे राणा सांगा का निमंत्रण प्राप्त हो जाता है और अतः बाबर को यह विश्वास हो जाता है कि भारत विजय का अवसर आ चुका है और बाबर भारत आ जाता है और भारत में आकर वह पहला युद्ध पानीपत का युद्ध करता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को होता है। और ये युद्ध जो होता है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर के पास बहुत सी सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी जो है वो रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली के आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को स्वयं ही बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ती है भारत में वो पड़ती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में बाबर जो प्रयोग करता है वो करता है तुलुगमा युद्ध नीति का, जो कि सहबानी खान ने उसके विरोध में कभी करी थी और वो उस युद्ध नीति का प्रयोग इस युद्ध में करके इस युद्ध को जीत जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी सफलता का सबसे मुख्य कारण था उसका विशाल तोपखाना नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि भी प्रदान कर दी और वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की लड़ाई ही ऐसी लड़ाई थी जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि होता है 16 मार्च 1527 को। खानवा जो जगह है वो आगरा के समीप है और खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। ये वही राणा सांगा थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि बाबर आप भारत आओ और भारत आ करके यहाँ पे दिल्ली में तख्ता पलट करो, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है क्योंकि बाबर इसे अपने स्वर्णिम अवसर के रूप में स्वयं देखता है और खानवा का युद्ध करता है 16 मार्च 1527 को। बाबर और राणा सांगा के मध्य घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाता है। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण करी थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, मतलब जो कि बाबर के धर्म को ना माने वो उनके लिए काफिर है। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की भी घोषणा करी थी और उसने अपने धर्म की नींव भारत में रखी थी। फिर समय आता है 1528 ईस्वी का। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध जो होता है वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है। इसमें मेदिनी राय होता है पराजित और चंदेरी पर विजय पाने की सबसे खास वजह ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, जो कि राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब वहां से राजनीति भी कर सकते थे और व्यापार की दृष्टि से वहां से पैसे भी कमा सकते थे। तो ये चंदेरी जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसको बाबर ने अपने कब्जे में कर लिया था। और धीरे धीरे भारत पर बाबर की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर हमारे राजपूत राजा भी घबरा चुके थे। अब समय आता है 5 मई 1529 का, जब होता है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध जो होता है वो बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है। इसमें भी महमूद लोदी पराजित होता है और इस युद्ध में बाबर विजयी होता है, लेकिन ये युद्ध ही बाबर का अंतिम युद्ध होता है, क्योंकि इसके बाद 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसको वहीं दफना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इसके शव को काबुल में दफनाया जाता है। अब बाबर की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारत में तोपों का प्रयोग बाबर की देन है। उसने यह प्रदर्शित किया था कि तोपखाने और घुड़सवारों का कितनी अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अफगानों के दुर्बल भागीदारी युक्त राजतंत्र के स्थान पर उसने निरंकुश बादशाहत की स्थापना की। राजा तथा विभागों के मध्य पद मीर खलीफा का सृजन किया, जो कि प्रधानमंत्री की भांति था। वह तुर्की भाषा का अच्छा लेखक था। उसने आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबर नामक तुर्की में लिखी। इसमें 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुजु के बाबरी में किन 2 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें
दो राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया और ये जो अनुवाद किया था ये अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। फारसी में इसका रूपांतरण हुआ था और इसके अतिरिक्त बाबर ने अन्य पद्य रचनाओं का भी संकलन किया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुबैयान लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाले उसज खत-ए बाबरी थी जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।